हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। इंग्लिश लिटरेचर स्कूल के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो सेशन है इसमें हम एमसीक्यूज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं एक टेक्निक कि जिससे आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। ठीक है, टेक्निक ये है कि आप लोग जो गलती करते हैं कि पूरे के पूरे कोर्स को एमसीक्यूज के माध्यम से प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो एमसीक्यूज रिवीजन या फिर अपनी नॉलेज को टेस्टिंग के लिए होता है कि आपने जो थ्योरी पढ़ी थी वो अब कितने रिटेन है आपके पास। ठीक है, तो ऐसी गलती मत कीजिए कि आप भर भर कर यूट्यूब पर कभी इसके और कभी उस चैनल को दबा के आप एमसीक्यूज देख रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं, चीजें हो रही है कि हाँ ये नई चीज पता चली, बाकी चीज मुझे पता था। बट अल्टीमेटली जब आप एक ऑथेंटिक सोर्स से थ्योरी को समझेंगे, फिर उसको मल्टीपल रिवीजन करेंगे, देन गो फॉर एमसीक्यू सेशन एंड देन फॉर टेस्ट प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट जिसको बोलते हैं, और आप थ्योरी को हमेशा एस्केप कर देते हैं। ठीक है, या फिर थोड़ी बहुत जो थ्योरी आपके पास है मार्केट में अवेलेबल, जो कुछ बुक्स है, वो जो थ्योरी है वो अच्छी है, बट दैट इज नॉट 100% ऑथेंटिक एंड कंप्लीट इन इट्स। ठीक है, मेरी बात को समझिए। मैं किसी के ऊपर क्लेम नहीं कर रहा हूँ, किसी की कमी नहीं बता रहा हूँ, बट अल्टीमेटली ये जॉब जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। तो उस लिहाज से दैट इज नॉट कंप्लीट एंड दैट इज आल्सो नॉट ऑथेंटिक। कंप्लीटली की मैं बात कर रहा हूँ। और जब उसमें पार्शियली वो ठीक है, लेकिन हमें पूरी चीज अच्छी चाहिए, पूरी चीज ऑथेंटिक चाहिए, ताकि हम कॉन्फिडेंटली किसी फैक्ट पर विश्वास कर सके और उसको एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे सके। तो ये कॉन्फिडेंस तो ऑथेंटिक सोर्स से ही थ्योरी को पढ़ने से और उसको बार बार रिवीजन करने से आएगा। फिर स्टेप आता है एमसीक्यूज का। ठीक है, तो आप लोगों को लगता है कि आपने थ्योरी पढ़ लिया, अब हमें एमसीक्यू चाहिए बस, और काफी लोग यूट्यूब पर एमसीक्यूज करा रहे हैं कि उससे काम हो जाएगा। ठीक है, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी द कंफर्म सोल्यूशन। हो सकता है हो जाए, बट एक कॉन्फिडेंट और कंफर्म सोल्यूशन तभी आएगा जब आप एक ऑथेंटिक सोर्स से थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके सारे चीज को एनालाइज करेंगे, और फिर उसमें से बनने वाले पॉइंट्स को नोट करेंगे, फिर आप एमसीक्यूज को देखेंगे। तो आइए, ये एक सैंपल है आपके सामने कि हाउ वी एक्सप्लेन विलियम शेक्सपियर बायोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ से कम से कम 60 एमसीक्यूज बन जाएंगे। तो 60 एमसीक्यूज को बनाना, उसके ऑप्शंस में जाना, तो उससे पहले तो एमसीक्यूज को थ्योरी को समझ ले सीधे सीधे, वो फिर एमसीक्यूज आपसे बचेंगे नहीं। फिर वन लाइनर के रूप में आप चीजें याद आ जाओगे कि क्वेश्चन आया, इसका आंसर तो ये है, ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी स्थिति क्या हो सकती है कि आपको देखना पड़ता है कि ऑप्शन दो, सब तब आंसर दे देंगे। So once again, welcome you all. Here we are going to discuss in this sample video the theory about William Shakespeare biography, जिसको The Bard of Avon के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो his life span is 1564 to 1660। ठीक है, तो 16 और अर्ली 17 सेंचुरी के बीच वो इंग्लैंड में रहे हैं, एज एन एक्टर, एज एन प्ले राइट, एज एन पोएट, एज एन बिजनेसमैन ऑल्सो। ये उनके प्रोफेशंस थे। तो सबसे पहले उनकी बर्थ को देख लेते हैं, और एक एक पॉइंट जो है वो मल्टीपल ऑथेंटिक बुक्स से यहाँ पर यूज किए गए हैं, और जो ब्रिटिश ऑथर्स के द्वारा ये लिखी गई है। इंडियंस का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और आयोग उन्हीं को रिकमेंड करता है अगर कोई डिस्क्रपेंसी आती है तो। द ड्रामिस्ट यहाँ विलियम शेक्सपियर को रेफर किया गया है। एज वी लर्न फ्रॉम द चर्च रिकॉर्ड्स, was baptized in the parish church at Stratford on Avon, और अपॉन एवन सेम चीज है, ऑन अप्रैल 26 1564। ठीक है, तो बुक सीधा सीधा क्या कह देती है कि 23 अप्रैल को उनका बर्थ हुआ था। ठीक है, लेकिन रियल में जो रिकॉर्ड्स है क्या कहते हैं कि उनका जो नामकरण हुआ था वो एक पेरिस चर्च में हुआ था। पेरिस चर्च क्रिश्चियनों की एक कम्युनिटी होती है, उस कम्युनिटी का अपना एक चर्च होता है, उसको पेरिस चर्च बोलते हैं, और चर्च का नाम है होली ट्रिनिटी चर्च। होली ट्रिनिटी चर्च, क्लियर है। तो ये एक पेरिस चर्च है जिसका नाम है होली ट्रिनिटी चर्च। कहां पर है? स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन में। तो उस रिकॉर्ड के हिसाब से उनका जो नामकरण हुआ है 26 अप्रैल को हुआ है 1564 को। तो ही मे हैव बीन बोर्न, शायद उनका जन्म हुआ होगा ऑन अप्रैल 23 ऑन द डेट ऑफ सेंट जॉर्ज डे। 23 अप्रैल को सेंट जॉर्ज डे, एक ये इनके क्रिश्चियंस के एक बहुत फेमस सेंट है जिसको सेंट जॉर्ज बोला जाता है, और उन्हीं के नाम पर ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। सेंट जॉर्ज डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को।
तो ऐसा माना गया कि 23 अप्रैल को उनका जन्म हुआ होगा। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि क्रिश्चियंस में एक प्रथा थी कि जन्म के 3 दिन बाद उनका नामकरण होगा। तो या फिर उससे पहले अगर कोई संडे आ जाता है तो उस दिन होगा, लेकिन पुराने कैलेंडर के हिसाब से 26 को संडे ही था, तो ये उनका नामकरण हुआ। अब उनका नामकरण, उनका जन्म 2 दिन पहले भी हो सकता है, 3 दिन पहले भी हो सकता है, तो मान्यता के हिसाब से 3 दिन पहले उनका जन्म मान लिया। तो इसमें केवल मे के साथ इसको कोई जन्म हुआ होगा। अदरवाइज रिकॉर्ड ओनली सेज कि उनका नामकरण जो हुआ था, बैप्टाइजेशन हुआ था 26 अप्रैल को 1564 को हुआ था। ठीक है। तो 23 अप्रैल को हुआ होगा, जिस दिन सोन सेंट जॉर्ज डे पड़ता है, विच हैपन्स आल्सो टू बी द डेट ऑफ हिज डेथ, और इसी दिन उनकी डेथ भी हुई थी। इसी तारीख को उनकी डेथ भी हुई है 1616 में। गॉट इट? तो ये उनके बर्थ की यहाँ पर बिल्कुल क्लैरिटी आ गई है, एक ऑथेंटिक सोर्स से, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। अगर वो एक घुमाकर भी क्वेश्चन देता, सीधा सीधा आपसे बर्थ ना पूछ के वो किसी भी एंगल से पूछेगा, तो सारे एस्पेक्ट यहाँ आपके सामने रखे गए हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। जन्म वो माना गया है, रिपोर्ट कहते हैं कि उनका नामकरण 26 अप्रैल को हुआ है। पेरेंट्स की बात करते हैं। हिज फादर जॉन शेक्सपियर वाज ए मिडिल क्लास, शहर में ही, वहाँ टाउन में एक मिडिल क्लास व्यक्ति था। ही सीम्स टू हैव फॉलोड, उसने कुछ मल्टीपल काम किए ऑक्यूपेशन, एक बचर का काम भी किया है, ग्लो मेकर भी किया है, एक फार्मर भी किया है। और उनकी जो मदर थी मैरी आर्डन, मैरी आर्डन एक अच्छी फैमिली से, पिजन फैमिली से बिलोंग करती थी। पास में एक गांव था साउथरी, वहां से बिलोंग करती थी। तो मैरी आर्डन एंड जॉन शेक्सपियर उनके फादर थे। उनके फादर के मल्टीपल कुछ छोटे छोटे काम करते थे, जिसमें वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सके। एजुकेशन की बात करते हैं। द बॉय विलियम शेक्सपियर मे हैव अटेंडेड द ग्रामर स्कूल ऑफ द टाउन। उस समय वहां पर जो ग्रामर स्कूल होते हैं, जैसे हमारे यहाँ सरकारी स्कूल होते हैं, उस तरह के स्कूल को ग्रामर स्कूल बोलते हैं। तो वो उसने अटेंड किया था लगभग 7-8 साल की एज से। बेन जॉनसन ने हिमसेल्फ उनको बोला है, कंटेंट स्कॉलर अफर्म दैट शेक्सपियर न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है जो शेक्सपियर के बारे में बेन जॉनसन ने बोला है, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर, कि उनको थोड़ी सी लैटिन और थोड़ी सी ग्रीक आती है। तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ही वाज नॉट फॉर्मली एजुकेटेड। स्कूल कॉलेज की जो एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन, वो उनकी ज्यादा नहीं हुई है, शिक्षा दीक्षा। और लगभग लगभग 14 साल की एज में ही जब उनके फादर का बिजनेस थोड़ा सा ठप हो गया, तो उन्होंने स्कूल छोड़ना पड़ा। तो यही एक स्टेटमेंट मिलता है स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक, जो बेन जॉनसन उनके कंटेम्परेरी थे, उनकी शिक्षा के बारे में उन्होंने बोला है। फ्रॉम वेरियस एंट्रीज इन द टाउन रिपोर्ट, टाउन उनके जहां टाउन है से कुछ रिपोर्ट्स स्कॉलर्स ने निकाले, तो इट इज क्लियर दैट जॉन शेक्सपियर आफ्टर फ्लरिशिंग फॉर अ टाइम फेल इनटू इवल डेज। उसके फादर जॉन शेक्सपियर के बुरे दिन आ गए, मतलब उनका बिजनेस नहीं चला। एंड द सन मे हैव असिस्टेड इन हिज पेरेंटल बचर शॉप, और उसने, बेटे ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, शेक्सपियर ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने फादर को बचर शॉप में उसने हेल्प की। ऐसा उस शहर के रिपोर्ट्स बताते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इस कारण से उनकी एजुकेशन छूट गई थी, ये चीज यहाँ पर क्लियर हो जाती है। शादी की बात कर लेते हैं। अब बॉन्ड डेट, एक डेट है, डॉक्यूमेंट है, इस पर लिखा है November 28, 1582। क्या है बॉन्ड की डेट में? अफोर्ड्स क्लियर एविडेंस है ऑफ शेक्सपियर्स मैरिज ऑन दैट डेट टू अ सर्टेन, निश्चित है किस लड़की के साथ हुई थी, एन हैथवे ऑफ स्टार्टफोर्ड की ही लड़की थी, एन हैथवे, उसके साथ क्लियर क्लियर उनकी यहाँ पर शादी का सर्टिफिकेट, शादी का बॉन्ड है। एज एट द टाइम शेक्सपियर वाज 18, वो 18 साल के थे, 19 रनिंग थे। एज अपियर्स फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन ऑन हर मोनूमेंट, वो जो एन हैथवे के उसके मोनूमेंट पर ये सब चीज इंस्क्रिप्ट की हुई है कि शेक्सपियर की उस समय 18 साल थी। द ब्राइड जो दुल्हन थी एन हैथवे वाज 8 इयर्स ओल्डर, मतलब वो 26 साल की थी। स्पेकुलेशन हैज बिजीड इटसेल्फ ओवर समवट इल असोर्टेड मैच। शेक्सपियर की और एन हैथवे की जो शादी थी, इसको एक इल असोर्टेड मैच बोला गया है, मतलब कहीं से भी ये जोड़ी मैच नहीं करती थी, ये बेमेल शादी थी उनकी आपस में, जो कॉम्बिनेशन था वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। तो इल असोर्टेड मैच इस शादी को बोला गया है। तो दैट्स अबाउट हिज मैरिज। ईयर इंपॉर्टेंट है, किससे हुई, कहां से इसकी डिटेल मिलती है, दोनों की एज अक्सर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हर एक पॉइंट पर यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा एमसीक्यूज में, बस थ्योरी को अच्छे से समझ लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिविंग हिज विलेज, कैसे उनको गांव छोड़ना पड़ा? इन 1584, 1584 में शेक्सपियर लेट हिज नेटिव टाउन, व्हाई ही डिड सो नॉट नोन। 1584 में उन्होंने गांव छोड़ दिया शादी के 2 साल बाद। ठीक है,
द मोस्ट पॉपुलर एक्सप्लेनेशन जो दी गई है वाज अपियर आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद दी गई है 1709 में, ठीक है, काफी समय बाद। क्या दी गई है? दैट वाज कन्विक्टेड ऑफ पोचिंग ऑन अ एस्टेट ऑफ लोकल मैग्नेट सर थॉमस ल्यूसी, एक बहुत अमीर व्यक्ति थे उनके, जिसका नाम था सर थॉमस ल्यूसी। वो बिजनेस मैग्नेट थे, बिजनेसमैन थे, उनके यहाँ पर वो डियर पोचिंग का शिकार कर रहे थे, हिरन का शिकार कर रहे थे। ये आरोप उनके ऊपर लगे थे, शेक्सपियर के ऊपर। और इन आरोपों से बचने के लिए, इस पनिशमेंट से बचने के लिए 1584 में वो गांव छोड़कर चले गए। उनके दूसरे दोस्त ने मदद की कि चार्जेस बहुत गंभीर है, आप शायद नहीं बच पाएंगे, तो यहाँ से जाने में ही फायदा है, तो वहां से वो चले गए, ठीक है। तो इस बीच जब उनकी 1582 में शादी हुई थी, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर 6 मंथ के बाद ही, आफ्टर 6 मंथ, उनको बेटी हुई थी सुजैना। सुजैना, ठीक है। तो क्लियर है कि शादी के ठीक 6 महीने बाद उनको बेटी हो गई थी, तो उनके अफेयर पहले से थे। और एन हैथवे वाज प्रेग्नेंट एंड जल्द ही उनको बेटी हुई थी। और फिर उसके बाद उनको ट्विंस हुए थे जूलियट एंड हेमनेट, ठीक है। तो 1584 में उन्होंने गांव छोड़ दिया। लोस्ट ईयर की बात करते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा एक। अंटिल 1592, ठीक है, अंटिल 1592, लगभग 8 साल, व्हेन ही रीअपियर्स एज अ राइजिंग एक्टर, शेक्सपियर डिसअपियर फ्रॉम व्यू। 1592 में रीअपियर होने से पहले शेक्सपियर डिसअपियर हो गए थे। 1584 में गांव से चले गए। और 1592 में जब एविडेंस मिलते हैं कि वो एक बड़ा स्टार बन रहा है, ठीक है, तो इसके बीच में वो क्या डिसअपियर हो गए थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही इज सेड टू हैव वॉन्डर्ड थ्रू द कंट्री, इधर से उधर गांव में घूमते रहे, फाइनली कमिंग टू लंदन 1587। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 82 में शादी हुई थी और 87 में वो लंदन पहुंचा। लेकिन बीच के साल और इसके बाद के साल भी थोड़े से क्लियर नहीं है, इसको क्या बोला जाता है, लोस्ट ईयर बोला जाता है। वेयर ही परफॉर्म वेरियस मैनुअल ऑफिस, छोटे मोटे काम किए उसने, इंक्लूडिंग दैट ऑफ होल्डिंग हॉर्स एट द स्टेज डोर। जब वो लंदन पहुंचे तो वहां थिएटर के बाहर घोड़ा संभालना और छोटे मोटे काम करके उन्होंने समय गुजारा, ऐसा कुछ बताते हैं। बट ये सभी उनके लोस्ट ईयर है, उसने और क्या क्या किया, कैसे किया, सब चीजें क्लियर नहीं है। तो दीज आर द लोस्ट पीरियड ऑफ शेक्सपियर लाइफ। फर्स्ट रिकॉग्निशन, उनको पहली पहचान कहाँ मिली? शेक्सपियर के बारे में, उनके वर्क के बारे में अगर कोई रिकॉर्ड मिलता है तो 1592 से स्टार्ट होता है, उससे पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने कब क्या क्या लिखा, कब क्या क्या परफॉर्म किया। ये फैक्ट है, किसी को नहीं पता। 1592 में रॉबर्ट ग्रीन, जो वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स थे, इन अ पैम्पलेट कॉल्ड अ ग्रोथ वर्ड्स ऑफ विट, उन्होंने एक अपना पैम्पलेट लिखा, एक तरह सा वर्क लिखा, और जिसका नाम था ग्रोथ वर्थ ऑफ विट। किसने लिखा? रॉबर्ट ग्रीन ने। कब लिखा? 1592 में, इसी साल इनकी डेथ हो जाती है। मेंशन किया एन अपस्टार्ट ग्रुप की, एक अपस्टार्ट ग्रुप है, शेक्सपियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आ चुका है। इन हिज ओन कंसीट द ओनली सेक्स सीन इन अ कंट्री, तो शेक्सपियर को यहाँ पर उन्होंने क्रिटिसाइज किया, ठीक है। जो पन उन्होंने यूज किया है, जो वर्ड प्ले यहाँ पर खेला है, उसको पूरा क्रिटिसाइज किया। स्टार्ट करो बोला, सेक्स सीन बोला गांव का, ठीक है, और एक ब्यूटीफाइन आर फीदर्स, टाइगर हार्ट, सब चीज बोली उन्होंने इस पैम्पलेट में। दिस रेफरेंस मोस्ट प्रोबेबली अ गिफ ऑफ शेक्सपियर के बारे में है ये, ठीक है, उससे जलन है। shows that he is now important enough to merit abuse, तो ये चीज साबित करती है कि अब वो तेजी से ग्रो कर रहा है और लोग उससे जेलसी कर रहे हैं, और जेलसी में उसको ये गाली गलौज लिखी जा रही है। तो डेफिनेटली जब किसी की बुराई हो रही है तो इसका मतलब वो तरक्की कर रहा है। तो ये एक पहला एविडेंस मिलता है शेक्सपियर के करियर और उसकी प्रोग्रेस को लेकर। इसके अलावा कोई नहीं है, सब चीज इसके बाद शुरू होती, ठीक है। हिज ड्रामा कंपनी, वो लंदन पहुंचा, क्या किया, कैसे किया? 1592 में कुछ रिकॉर्ड्स मिलते हैं। इन 1595 हिज नेम अपीयर इन द पेरोल ऑफ, जब सैलरी मिलती है तो लॉर्ड चैम्बरलेन्स कंपनी ऑफ एक्टर की कंपनी थी, जो 1594 में एस्टेब्लिश हुई। और 1995 में पहली बार इसकी जब अपीयरेंस हुई, इसकी सैलरी स्लिप, तो उसमें शेक्सपियर का नाम देखा गया। परफॉर्म एट द कोर्ट, ये कंपनी कोर्ट में परफॉर्म करती थी, तो इसके पेरोल पर शेक्सपियर का नाम अपियर हुआ। 95 में ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी, 1594 में, इसका मतलब वो यहाँ पर काम कर रहे थे। दिस कंपनी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इन टाउन, लंदन की बात हो रही है। ऑल्सो प्लेड इन द प्रोविंसेस, जो प्रोविंसेस थी वहां पर भी थिएटर करती थी ये।
इन सॉर्टिड थिएटर टिल इट वाज डेमोलिश इन 1598 में सॉर्टिड थिएटर 98 में डेमोलिश किया गया। फिर ग्लोब में भी इन्होंने काम किया इस कंपनी ने, एंड फाइनली आफ्टर इन ब्लैक फ्रायर ऑल्सो। और ब्लैक फ्रायर में भी 1608 में इसने काम किया, लेकिन उस समय इसका नाम बदलकर हो गया था किंग्समैन। किंग्समैन कंपनी वही थी, केवल नाम चेंज हो गया था। तो ये एक इंपोर्टेंट ड्रामा कंपनी है, इसमें शेक्सपियर एसोसिएटेड थे। उनकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ड्यूरिंग दिस पीरियड हिज परचेज ऑफ प्रॉपर्टी बोथ इन लंदन एंड स्टार्टफोर्ड में उन्होंने खूब प्रॉपर्टी खरीदी, पैसा आ गया। प्रोस्पेरिंग द वर्ल्ड अफेयर से पता चलता है कि वो काफी अमीर हो गए हैं। ही वॉज कंटेम्प्ट बट नो अ ग्रेट एक्टर, संतोष थे लेकिन एक बहुत बड़े एक्टर वो नहीं थे। पता चलता है कि उन्होंने कुछ रोल्स अपने ही प्ले में किए, एडम का रोल किया है एज यू लाइक इट में, द घोस्ट का रोल किया है हेमलेट में, और किंग डंकन का रोल किया है मैकबेथ में। वो ज्यादा रोल नहीं किए, तो पता चलता है कि वो बड़े एक्टर नहीं थे, बड़े प्ले जरूर बने हो। His chief function was to write dramas for his company and the fruit of such labor was his plays, और उसकी मेहनत का रिजल्ट है कि उन्होंने इतने प्लेस और सक्सेसफुल प्लेस लिखे। तो लंदन में उन्होंने क्या पार्टनरशिप थी उनकी, द ग्लोब में, ब्लैक फ्रायर में, ये 1599 में आया था, ठीक है। 1597 में उन्होंने अपने गांव स्टार्टफोर्ड में सबसे बड़ा घर खरीदा जिसका नाम था न्यू प्लेस। ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। हिज रिटायरमेंट अबाउट 1610 1612 के आसपास, कंफर्म नहीं है, 1611 भी माना जाता है कि उन्होंने लंदन छोड़ दिया स्टार्टफोर्ड के लिए, वेयर ही स्टेड इन न्यू प्लेस, अपने घर में रुके जो उन्होंने 1597 में खरीदा था, ठीक है। सब चीज यही मेंशन है। ही मे हैव रिटन हिज लास्ट प्लेस देयर, वहीं पर उसने अपने लास्ट प्लेस लिखे, बट इट इज लाइक दैट his connection with the company of actors ceased when the Globe Theatre was burned down during the performance of Henry VIII 1613 में। इस कंपनी के साथ उनके संबंध खराब हो गए जब हेनरी VIII की परफॉर्मेंस के दौरान इनकी उस ग्लोब थिएटर में फायर हो गई थी, इस ईयर में 1613 में। एक एक बात इंपॉर्टेंट है, डेथ डेथ को डिस्कस करने से पहले मैं बताऊंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इफ यू वांट टू स्टडी होल ऑफ द थ्योरी, होल ऑफ द कंसेप्ट फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्स अबाउट योर कोर्स, देन जॉइन अस ऑन आवर ऐप। टीजीटी इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स है, थ्योरी, एमसीक्यूज, रिवीजन, प्रैक्टिस सब चीज है। वोकैबुलरी ऑथेंटिक सोर्स है, ग्रामर ऑथेंटिक बुक्स है, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस है। फिर जो भी एक हो सकता है सिलेक्शन का जो स्टेप हो सकते हैं वो इंग्लिश लिटरेचर स्कूल के साथ आप फॉलो कर सकते हैं। इफ यू फील कि हमारा बेसिक अभी वीक है और हमसे बार बार गलतियां हो रही, ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओनली 1300, ओनली 1300 कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो हिज विल जो जल्दबाजी में लिखी है, विरासत में जो क्या वो किसके नाम करते जाते हैं उसी विल की बात हो रही है यहाँ पर। वो छपी थी उनकी 25 मार्च 1616 को। तबीयत खराब रही होगी, लगा होगा कि अब नहीं बचेंगे तो एक विल तो बना ही देते हैं, ठीक है। बेटी की तो डेथ 1596 में ही हो गई थी, तो बेटी थी उनकी भी शादी हो गई। जूलियट की शादी 1616 में ही हुई थी। His death occurred on month later, April 23rd। और अब मार्च में इन्होंने अपनी विल लिखी, वसीयत लिखी, और अगले महीने ही 23 अप्रैल को उनकी डेथ हो जाती है ऑन सेंट जॉर्ज डे इन 1616। तो दिस इज द बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर। ऐसे ही इनके बाकी जो एस्पेक्ट हैं, इनके प्ले, ट्रेजेडी, कॉमेडी, नॉन ड्रामेटिक वर्क्स, फिर उनके पर्टिकुलर जो इंपोर्टेंट चीजें हैं, तो वो सब चीजें ऐसे ही ऑथेंटिक सोर्स से आपको डिस्कस की जाएगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू रीड द थ्योरीज इन सच ए वे, देन डाउनलोड द ऐप एंड जॉइन अस ओवर देयर। थैंक यू एवरीवन।